या तो बर्बाद कर दो या फिर आबाद कर दो। देखो, बर्बाद तो तुम लोग हो ही। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड। इस वाले इस वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पता ये सीख के आबाद हो जाओ तुम बेटा। ठीक है, तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लोगों ने पढ़ा तो हम लोगों को पता चला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स पॉसिबल हैं मैक्सिमम, जो कि क्या है, अल्फा और बीटा। तुमको पता चल गया कि भाई अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं। लेकिन इस वाले लेक्चर में हम लोग नेचर ऑफ रूट के बारे में बात कर रहे होंगे। क्या मतलब है इसका, नेचर ऑफ रूट क्या कह रहा है? देखो, दो रूट्स आते हैं अल्फा बीटा, या तो दोनों रूट्स रियल हो सकते हैं या तो दोनों रूट्स इमेजिनरी हो सकते हैं। अगर दोनों रूट्स रियल हों तो उसमें भी सिनारियो बनता है कि या तो दोनों रूट्स जो हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, यानी कि अलग अलग रूट्स हो सकते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम नहीं होगी। या तो ऐसा हो सकता है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम हो, उस केस में तुम उसको बोलते हो कि वो रियल एंड सेम रूट है। ठीक है, रियल एंड रिपीटिंग रूट्स। तो इस चीज को हम लोग इस चैप्टर के थ्रू डिस्कस कर रहे होंगे। हम लोग देख रहे होंगे डिस्क्रिमिनांट मेथड, और फिर हम लोग इस लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, बेसिकली एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 4.3 है उसके साथ। चलो, कह रहा है नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग अब तक तुम लोग क्या सीखे हो कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में जो इक्वेशन है अगर वो इक्वल टू जीरो हो तो वो जनरलाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक बात है। तो इस वाले एक्सरसाइज में हम लोग देख रहे होंगे कि रूट्स का निकालने का डायरेक्ट मेथड क्या है। तो भैया, अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक महाशय है जिनका नाम है डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट ये हमको बताता है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा। ठीक है भैया, डी की जो वैल्यू है वो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के बराबर होती है। ठीक है, डरना नहीं है। इस वाले जो जनरलाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो जनरलाइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक, वहां से क्या तुम लोग ए बी और सी नहीं उठा सकते? बिल्कुल उठा सकते हो। तो देखो, यहां पे जब तुम देखोगे तो ये किसकी वैल्यू है, बी की, उसी को यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे ए रखा हुआ है जनरलाइज फॉर्म में, तो उस ए को यहाँ पे यूज कर लिया, और यहाँ पे सी रखा हुआ है, उस सी को यहाँ यूज कर लिया। हाँ ठीक है, समझ रहे हैं, अजीब लग रहा है, कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है, जब खत्म करेंगे तो सब आ जाएगा। चलो, कह रहे हैं कि एक टर्म है जिसका नाम है डिस्क्रिमिनांट। अब नाम भारी भरकम लग सकता है, कोई बात नहीं है, इसका नाम है डिस्क्रिमिनांट। पर तुम समझदार हो, तुम डरोगे नहीं। तुम जानते हो कि नाम डरने के लिए नहीं होता है, सीखने के लिए होता है, एक टर्मिनोलॉजी होती है बस। तो डिस्क्रिमिनांट जो डी होता है उसको बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और पहले तुम ध्यान रखो, लास्ट वाले लेक्चर्स में जब हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता था तो हम लोग अल्फा बीटा फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे होते थे, राइट? इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले एक्सरसाइज में हम लोग अल्फा बीटा डायरेक्ट निकाल लेंगे। देखो, x12 का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय टू ए। यही फॉर्मूला आप लोग यूज करोगे डायरेक्ट रूट निकालने के लिए इस वाले लेक्चर में। ठीक है, देखो कैसे क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग समझेंगे इस चीज को कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, अभी के लिए समझो कि जो रूट डी है उसमें डी की जगह तुम क्या रख सकते हो, डी की जगह क्या रख सकते हो, डी की जगह रख सकते हो तुम लोग बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, आप लोग जानते हो। तो इस फॉर्मूले को रीराइट कर सकते हो, कह सकते हो भैया कि x12 को हम लोग लिख सकते हैं वापस से माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी लिखना है ना, तो रूट अंडर डी की जगह क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डी की जगह तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लिखना था, तो रूट डी की जगह रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, टू ए। ठीक है, अजीब लग रहा है, कोई बात नहीं, सवाल जब करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ये थ्योरी है बस। अब देखो, एक बार तुमको डिस्क्रिमिनांट पता चल गया, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू पता चल गई, तो तुम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अल्फा और बीटा का नेचर कैसा होगा। इसीलिए इस चैप्टर पे हम लोग नेचर ऑफ रूट पढ़ रहे हैं। ठीक है,
अब देखो कह रहे हैं ना कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो तुम कहोगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो तुम कहोगे कि भैया जो रूट होगा वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, बोलो, है ना। अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है तो तुम बोलोगे जो रूट्स हैं यानी कि जो जीरोस हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। अगर तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो तुम बोलोगे भैया जो रूट्स होगा ना वो रियल होगा और इक्वल होगा, यानी रिपीटिंग रूट्स आ रहे होंगे। देखेंगे एग्जांपल्स में, देखेंगे हम लोग इस चीज को। और अगर तीसरा केस ये बनता है कि अगर तुम्हारे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 हो, यानी कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल रहे हो भैया, अगर वो 0 से कम आ रहा है तो आप बोलोगे कि जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे। किस प्रकार के होंगे? इमेजिनरी, ठीक है। ये वाला जो इमेजिनरी रूट का कंडीशन है वो आपको फिलहाल नहीं पढ़ना, आपके 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है, बट आप जब बड़े क्लास में जाओगे 11th-12th क्लास में तो आप लोग पढ़ रहे होगे। लेकिन फिर भी हम लोग एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर के अंदर भी, इसको शॉर्टली डिस्कस करेंगे। लोड नहीं लेना, बस देख लेना, ठीक है। चलते हैं, 3 क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को समझ में आया एक चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो अपना जो रूट्स आएगा वो रियल और डिस्टिंक्ट होगा, बोलो। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर है तो जो अपना रूट्स होगा वो रियल भी होगा और इक्वल भी हो रहा होगा। और अगर d की वैल्यू जब लेस देन 0 है तो अपने रूट्स आएंगे बेटा इमेजिनरी, उसको तुम इमेजिन करते रह जाओगे पर दिखाई नहीं दे पाएगा। चलो सवाल के माध्यम से सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का रूट निकाल दो। तो भैया हम लोग को फॉर्मूला मालूम था कि जो रूट्स हैं x1 2, देखो अल्फा और बीटा तो तुम रूट्स को बोलते हो ना, इसमें x1 और 2 रख देते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो हम लोग बोल रहे हैं कि x12 की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। और इसके लिए तुमको तो b पता है, तुमको b पता है, b किसको बोल सकते हो तुम लोग, तुमको b की वैल्यू पता है, तुम बोलोगे कि भैया ये b के बराबर है और ये यहाँ पे जो इसका कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, वो a के बराबर है, ठीक है। और अगर तुमसे पूछे कि c कौन सा है तो तुम क्या बोलोगे, ये जो 6 है वो c के बराबर है। अच्छा चलो देखो, अभी इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए हम लोग को d की जरूरत है और तुम लोग जानते हो d बराबर क्या हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d की वैल्यू मुझे निकालनी हो तो b की जगह मैं क्या रख दूंगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a की जगह क्या रखूंगा 1 और c की जगह क्या रखूंगा 6। 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 24 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 के बराबर। इस d की वैल्यू को उठा के इस वाले इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। तो वापस से इस इक्वेशन को लिखते हैं, x12 बराबर माइनस बी की जगह क्या रखोगे, b की जगह 5 है तो माइनस बी कितना हो जाएगा -5 प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी की जगह कितना है 1 तो रूट डी कितना होगा 1 डिवाइड बाई 2a 2 और a की जगह क्या रखोगे, a की जगह 1, ठीक है। एक बार रख के देख लो, आएगा -5 प्लस माइनस 1, रूट 1 तो 1 ही होगा, डिवाइड बाई 2। एक बार इसको तोड़ के देखते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं, प्लस और माइनस वाला दो अलग अलग पार्ट, तो हो जाएगा -5, क्या हो जाएगा -5 प्लस 1/2 और -5 -1/2। देखो -5 प्लस 1 कितना होगा -4/2 और -5 -1 कितना होगा -6/2। जब काट पीट लोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। यानी यहां से हम लोग को दो रूट्स मिले, यानी कि यहां से हम लोग को दो वैल्यूज मिली, x12 की जो दो वैल्यूज मिली वो है -2 एंड -3। देखो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, देखो यहाँ पे जब तुम d निकाल रहे हो यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल रहे हो तो कितना आ रहा है, d ग्रेटर देन 0। जब d ग्रेटर देन 0 है, d इज इक्वल टू 1 आया तो 0 से तो बड़ा है ना। तो हम लोग देख चुके थे
कि जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स कैसे आते हैं, रियल और डिस्टिंक्ट। तो जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व किए तो अपने पास दो रूट्स मिले जो कि रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है, अलग अलग है। -2 और -3 अलग अलग रूट्स हैं, दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू है वो। चलो इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि इसका रूट निकालो, तो कैसे निकालोगे, अगेन x12 को तुम बोलोगे कि -b प्लस माइनस रूट अंडर dy 2a करके इसका रूट निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो हम लोग को d अगेन पता नहीं है, तो d की जगह क्या बोलोगे, b² माइनस 4ac। अच्छा ठीक बात है। बोल रहा है b की वैल्यू कितनी है, तो तुम बोलोगे b की वैल्यू -6 है। a की वैल्यू पूछे तो बोलो कुछ नहीं है आगे, तो क्या है 1 है। और c की वैल्यू पूछे तो क्या बोलोगे 9 के बराबर है। ठीक है, अब देखो पुट कर लो, b की वैल्यू की जगह -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह क्या रखोगे 1 और c की जगह 9। अरे बोलो डोरेमोन। चलो 36 माइनस 36, d की वैल्यू 0 आ रही है, d की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है। ठीक है, यहाँ d ग्रेटर देन 1 था, इस बार d कितना आया 0, उठा के वापस इस इक्वेशन में पटक दो d की वैल्यू को। कह रहा है x12 निकालना है। अच्छा ठीक है, मान ली बात तुम्हारी। -b की जगह b की जगह क्या रखोगे -6 प्लस माइनस रूट अंडर d की जगह क्या रखोगे 0 डिवाइड बाई 2 इंटू a की जगह क्या रख रहे हो 1 का रखना पड़ेगा वैल्यू। ठीक है, अब देखो जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +6 डिवाइड बाई 2, x12 की जो वैल्यू है वो, अच्छा ये देखो प्लस माइनस 0 है, तो +6 में +0 करो तो भी 6, +6 में -0 करो तो भी 6, तो 6/2 जो वैल्यू आई है वो रिपीटिंग वैल्यू होगी। रियल वैल्यू तो है, अब बताओ 3 एक रियल नंबर है कि नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है, है ना। 3 एक रियल नंबर है पर यही रिपीटिंग वैल्यू है, यानी कि जो तुम्हारे रूट्स हैं x1 जिसको कि तुम लोग अल्फा बोल सकते हो वो भी 3 के बराबर है, और जो तुम्हारा दूसरा रूट है x2 जिसको कि तुम लोग बीटा बोल सकते हो वो भी 3 के बराबर है। तो इस केस में बेटा जो रूट्स हैं वो रियल है पर रिपीटिंग है, क्योंकि तुम्हारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के बराबर है। तो तुम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा था कि जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो तो तुम्हारा जो रूट होगा वो रियल होगा, रिपीटिंग होगा, यानी कि इक्वल हो रहा होगा। तीसरा केस क्या है देखो, तीसरा केस है x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लेट्स सॉल्व इट। फॉर्मूला लगेगा x12 इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर d डिवाइड बाई 2a। d की जगह तुम बोलोगे कि भैया b² माइनस 4ac से अपने d का काम हो जाता है। ठीक है बढ़िया। तुमको मालूम है, क्या मालूम है कि b की वैल्यू अगर पूछे तो क्या बोलोगे +1। अच्छा अगर a की वैल्यू पूछे तो भी बोलोगे +1 और c की वैल्यू पूछे तो भी बोलोगे +1। अगर इसको हम लोग वैल्यू रख के देखें तो b की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही हो रहा होगा। ठीक है, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 1। सॉल्व करोगे तो 1² -4 आएगा, जिसको कि तुम सॉल्व करोगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। क्या d की वैल्यू लेस देन 0 है, इस केस में जो d की वैल्यू है वो लेस देन 0 है। ठीक है, d की वैल्यू कैसी है लेस देन 0 है। चलो अब एक बार इसका रूट निकाल के देख लेते हैं। अगर तुम इसका रूट निकालो इस मेथड से x12 निकालो तो -b की जगह रखोगे 1 प्लस माइनस रूट अंडर डी का जब वैल्यू रखोगे तो बोलोगे रूट अंडर -3 डिवाइड बाई 2a 2 इंटू ए की जगह क्या रखोगे 1। तुमको पता है, क्या पता है कि रूट के अंदर माइनस पॉसिबल नहीं है, कोई रियल नंबर होगा तो कभी भी रूट के अंदर माइनस नहीं आ रहा होगा, ये बात तुम लोग जानते हो। ठीक है, समझदार तो हो तुम लोग, लेकिन इमेजिनरी नंबर रूट के अंदर माइनस पॉसिबल है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करते हो, अभी तुम्हारे ऑब्वियसली सिलेबस में नहीं है, तुम्हारे स्कोप में नहीं है, लेकिन एक चीज समझो, एक छोटा सा चीज है जिसको समझने की जरूरत है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
हम लोग -1 को रख लेते हैं आई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आई को बोलते हैं आयोटा, ठीक है, ऐसे रख लेते हैं। आई स्क्वायर को क्या लिख लेते हैं, आई स्क्वायर को लिख लेते हैं -1 के बराबर, जहां पे आई को क्या बोलते हैं, आयोटा, ठीक है। अभी तुम्हारी क्लास का नहीं है इसलिए ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं, बस सॉल्व कर देता हूँ मैं। -1 प्लस माइनस √3, रूट अंडर -3 है, -1 की जगह आई स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो इसको ऐसे 3i स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक बात है। डिवाइड बाई 2 इंटू ए, यानी कि 2 इंटू 1। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस, बाहर निकलेगा तो ये √3 रहेगा, और आई स्क्वायर है तो आई बाहर निकल जाएगा, डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से दो रूट निकलेंगे, x12 क्या हो जाएगा, -1 प्लस √3i डिवाइड बाई 2, और -1 माइनस √3i डिवाइड बाई 2। जब भी इस तरह का कंडीशन आ रहा होता है, जब भी इस तरह का कंडीशन आ रहा होता है, देखो जो इमेजिनरी नंबर्स के रूट आते हैं ना क्वाड्रेटिक में, वो हमेशा कंजुगेट पेयर में आते हैं। यानी कि देखो जो चीज यहाँ पे प्लस में आया है, ये वाला पार्ट इमेजिनरी है, इसमें ये वाला पार्ट इमेजिनरी है, तो जो चीज यहाँ प्लस में आया वही चीज सेम आएगा लेकिन इधर माइनस में आएगा। यहाँ -1 प्लस √3i बाई 2 आया है तो उसमें आएगा -1 माइनस √3i बाई 2। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं कंजुगेट पेयर्स। तो ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि भाई इसका रियल सॉल्यूशन तो पॉसिबल नहीं है, ये सॉल्यूशन कैसा है, इमेजिनरी, जो आपके अभी सिलेबस में नहीं है पर फिर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब देखो हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या थी, जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो भैया दो रूट आता है, बहुत इज्जत के साथ वो रियल रूट हो रहा होता है। तो आप बोलोगे कि जब d ग्रेटर देन 0 था तो वो केस हम लोगों ने देखा, d ग्रेटर देन 0 होने पे दो रूट्स आए और वो रूट्स थे -2 और -3। अगला देखो, जब कह रहा है कि जब d 0 के बराबर है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल और इक्वल होते हैं, ठीक है। जब d 0 के बराबर है तो जब रूट निकालोगे तो वो रियल होंगे और इक्वल हो जाएंगे, ठीक बात है। अगला क्या है, कह रहा है कि जब d लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट्स पॉसिबल, इमेजिनरी हो रहा होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि जब d लेस देन 0 है तो रियल रूट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रूट अंडर माइनस, नेगेटिव चीज रूट के अंदर पॉसिबल तो रियल नंबर्स के टर्म में नहीं है बेटा। तो हम लोग इमेजिनरी नंबर सोच के उसको सॉल्व कर रहे हैं, और हमारे जो रूट्स आए वो भी इमेजिनरी आए, ठीक है, इमेजिनरी आए हैं और कंजुगेट पेयर्स में आए, ठीक है। लेकिन हाँ याद है कि ये रियल रूट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन था। अब देखो दो मेथड है ना तुम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, तुम लोग फैक्टराइजेशन से कर सकते हो और तुम लोग डायरेक्ट इस वाले मेथड से फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो, जो फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है, ठीक है। लेकिन तुम लोग कोई सा भी एग्जाम में यूज कर सकते हो जो तुमको इजी लगे, अनटिल अनलेस एग्जाम में रिटन नहीं है कि इसको स्पेसिफिकली इसी मेथड से बना रहे होगे तुम लोग, सही बात है। अब देखो जब भी तुम फैक्टराइजेशन मेथड में फंस जाओ, जब तुमको लगे कि फैक्टराइजेशन मेथड पॉसिबल नहीं है, मतलब स्प्लिट करने में दिक्कत हो रही है, तो तुम लोग इसको ब्रह्मास्त्र की तरह एकदम फटाक से इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाया करना। मतलब ये वाला मेथड कभी तुमको धोखा नहीं देगा। अगर फैक्टराइजेशन मेथड तुमको डायरेक्टली दिख रहा है, तुम फैक्टराइज कर पा रहे हो, तो यू विल यूज फैक्टराइजेशन मेथड। बट इफ यू आर फाइंडिंग एनी ट्रबल while finding factors, तो तुम क्या करोगे, इफ यू आर गेटिंग ट्रबल while finding factors in factorization method, तुम डायरेक्टली जंप कर जाना किस मेथड पे, डिस्क्रिमिनेंट मेथड पे, और इस वाले फॉर्मूले को यूज कर लेना, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को यूज कर लेना। और तुम लोगों को पता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² - 4ac है, और ये फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। इसका बहुत सारे न्यूआंसेस है, ग्राफिकल मेथड है और ये सब भी प्रूफ बनता है इसका कि ये फॉर्मूला ऐसे ही क्यों है, बट तुम्हारे स्कोप में नहीं है फिलहाल, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ अ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। कह रहा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका नेचर ऑफ रूट निकाल लो, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो फाइंड कर लो, ठीक है। रियल रूट एग्जिस्ट तभी करेगा ना जब d 0 से या 0 से बड़ा हो रहा होगा। जब d छोटा हो जाएगा 0 से, जब d 0 से छोटा हो रहा होगा, जब d 0 से छोटा हो रहा होगा तो इमेजिनरी रूट होगा। यानी कि वो बोल रहा है कि अगर इस दोनों में से कोई भी केस आ जाए तो सॉल्व करना, नहीं तो सॉल्व नहीं करना, ठीक बात है।
चलो देखो, कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा, नेचर ऑफ रूट पहले पूछा है, तो नेचर ऑफ रूट निकालने का पहला कंडीशन की भैया डी निकाल लो। डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। अगर तुम लोग निकालने जाओ तो बोलोगे कि भैया b की वैल्यू -3 है, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू +5 है। रख लो, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ना हम लोग, तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो गए। यहाँ a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 5 है। लेट्स सी, पुट करते हैं इस इक्वेशन पे। देखो b का स्क्वायर बोल रहा है, यानी कि तुम क्या करोगे, -3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए सी, ए की जगह तुम 2 पुट करोगे और c की जगह क्या पुट करोगे, 5 पुट करोगे। ठीक है, चलो सॉल्व करके देखो। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, माइनस मल्टीप्लाई करके देखो, 4 दूनी 8 बचे 40। ठीक है, काम तो नहीं बन पाया, क्योंकि ये जो d आएगा तुम्हारा कैसा आ जाएगा, लेस देन 0 आ रहा है। जब d लेस देन 0 आ रहा है, जब d लेस देन 0 आ रहा है, तो तुम लोगों ने बोला था कि रूट्स कैसा होगा, इमेजिनरी हो रहा होगा। जब d लेस देन 0 है तो रूट्स कैसा है, इमेजिनरी, यानी कि रियल रूट पॉसिबल तो नहीं है। तो क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रखा कि जब रियल रूट एग्जिस्ट करेगा तो फाइंड करना। तो इस केस में रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो तुम क्या बोलोगे, नो रियल रूट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, नहीं फाइंड कर पाओगे ना, रियल रूट नहीं है। बाकी इमेजिनरी वाला जो फंडा है वो कर लोगे तुम लोग उस तरह से, हालांकि तुम्हारे स्कोप में नहीं है, इस तरह से कर सकते हो लेकिन नहीं करना अभी। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, सवाल क्या कह रहा है कि 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -4√3 और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 4। ठीक है, हम लोगों को पहले क्या निकालना है, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम लोग निकालेंगे d, यानी कि b² माइनस 4ac। लेट्स सॉल्व इट। b² माइनस 4ac निकालने के लिए हम लोगों को b का स्क्वायर चाहिए, यानी -4√3 का होल स्क्वायर चाहिए, -4 इंटू ए की जगह 3 रखोगे और c की जगह 4 रखोगे। मल्टीप्लाई करो, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 16 और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, तो 16 दिया कितना हो जाएगा 48, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस 4 चौके 16 दिया 48 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो d की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 0, यानी कि हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पे क्या कमेंट कर सकते हैं, जो रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल हो रहे होंगे। ठीक है, जो रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल हो रहे होंगे। ठीक है, अब देखो, अब देखो जरा सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, वैल्यू रख के देखते हैं। अपने को फॉर्मूला कौन सा पता है, हम लोगों को फॉर्मूला कौन सा पता है, फॉर्मूला पता है x12 का -b प्लस माइनस √d/2a। d की वैल्यू हम लोग को यहां से क्या मिल गई, d की वैल्यू हम लोग को यहां से क्या मिल गई 0 मिल गई। ठीक है, x12 निकालना है, अल्फा बीटा निकालना है। माइनस b की जगह क्या रखोगे, माइनस b की जगह रखोगे -4√3 डिवाइड बाई 2a। a की जगह क्या रखोगे, a की जगह क्या रखोगे, a की वैल्यू कितनी है 3 दी हुई है, रख दो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4√3 डिवाइड बाई 2 इंटू 3। ठीक बात है, 2 से 4 को कटा दो, 2 बार में जाएगा, और √3 से 3 को कटा दो, कितने बार में जाएगा √3 बार में जाएगा, यानी कि कितना आ गया आंसर 2/√3 आ गया। ठीक है,
यहाँ से तुमको अल्फा और बीटा की जो वैल्यू मिली है, x12 जो मिली है, वो कैसा होगा, रियल भी हो रहा होगा और इक्वल भी हो रहा होगा। यानी अल्फा भी 2/√3 है और बीटा भी 2/√3 है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों को पता था कि जब d इज इक्वल टू 0 होगा तो जो रूट्स होंगे हमारे वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। तो हम लोगों को अगेन जब क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोगों ने, तो हम लोग को समझ में आया कि इस केस में d इज इक्वल टू 0 है तो हमारे जो रूट्स हैं वो रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। जब हम लोगों ने वैल्यूज को पुट किया तो हम लोगों को एक्चुअली में रूट्स की वैल्यूज मिल गई, जो कि कितना है 2/√3। ये रियल भी है और इक्वल भी है, यानी कि इसका जो दोनों रूट्स है वो कितना है 2/√3 है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का नेचर ऑफ रूट्स कितना है? पहले तो 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का नेचर ऑफ रूट्स कितना है? तो जब नेचर ऑफ रूट्स निकालोगे, जब भी बात करें नेचर ऑफ रूट्स की, तो सबसे पहले तुम लोग निकालोगे क्या? तुम लोग निकालोगे डी की वैल्यू। डी क्या होता है? डी होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, अब देखो पहले हम लोग एबीसी इसका लिख लेते हैं। देखो a की वैल्यू कितनी है इस वाले इक्वेशन में, अगर तुम देखो तो तुमको पता चलेगा ये a की वैल्यू है, ये -6 क्या है, b की वैल्यू है, और ये जो 3 क्या है, c की वैल्यू है। चलो a इज इक्वल टू हो गया 2, b इज इक्वल टू हो गया -6 और c इज इक्वल टू हो गया 3। ठीक बात है। चलो b² माइनस 4ac निकालना है, यानी b² b की जगह रखोगे -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू 2 इंटू 3, यही वैल्यूज तो उठा के रख दी हमने। अब देखो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और ये देखो 4 दूनी 8 के 24 हो गया। ठीक है, कितना आ गया, ये 12 के बराबर आ गया। जो डी की वैल्यू आई है वो 12 आई है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं जो अपना डी आया वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और जब ये कंडीशन बनता है तो रूट्स कैसे होते हैं? रूट्स होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। यानी कि जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और दो अलग अलग रूट्स आ रहे होंगे। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं। देखो x12 का जो फार्मूला है वो क्या है, -b प्लस माइनस रूट अंडर d डिवाइड बाई 2a। d की वैल्यू कितनी है बेटा? d की वैल्यू 36 माइनस 24 किए थे तुम लोग। ठीक है, तो कितनी आई थी 12। चलो पुट कर दो, माइनस b की जगह रखोगे माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस रूट अंडर 12। रूट अंडर 12 को अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ 4 गुने 3। देखो रूट 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुने 3 और 4 को लिख सकता हूँ 2 गुने 2, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको निकाल लोगे ना बाहर, इसको बाहर निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा 2√3। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो 12 आई है रूट डी निकालोगे तो कितना हो जाएगा, जो रूट डी है वो किसके बराबर हो जाएगा 2√3 के बराबर हो जाएगा। चलो तो ये वैल्यू उठा के हम लोग वहां पे यूज कर लेंगे डायरेक्ट। रूट डी की जगह क्या लिख दूं मैं 2√3 हो जाएगा डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 2, रख लो, माइनस माइनस प्लस, +6 प्लस माइनस 2√3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2। ठीक है, तो 4 बोल सकते हो। अब देखो मुझे तो ऊपर और नीचे दोनों में 2 कॉमन रख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, मुझे तो ऊपर और नीचे दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है। अभी मान लो इसको ऐसे 2 इंटू 2 ही रख लेते हैं क्योंकि 2 कॉमन निकाल के काट लेंगे। तो ऐसा हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2। ऊपर से 2 कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकाला तो ये 6 की जगह 3 आ गया, और इसमें से 2 कॉमन निकालोगे तो √3 हो जाएगा। तो जब इसको काट पीट दोगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाई 2। यानी कि अच्छा उसी चीज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं x12 की जो वैल्यू होगी 3 प्लस √3 डिवाइड बाई 2 और 3 माइनस
√3 डिवाइड बाई 2। तो जो एक वैल्यू है x12 जो है इसको x1 बोल सकते हो यानी अल्फा बोल सकते हो, और ये वाली वैल्यू को x2 बोल सकते हो यानी कि बीटा बोल सकते हो। यानी कि इस वाली वैल्यू के लिए ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। तो ये इसका रूट है यानी कि इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलो हम लोगों ने देख लिया, क्वेश्चन यही कह रहा था ना कि नेचर ऑफ रूट निकालो, अगर एग्जिस्ट करेगा रूट तो भैया रूट निकाल लो, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा जो पहला क्वेश्चन था उसमें d लेस देन 0 था, तो उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो हम लोगों ने नहीं निकाला। सेकंड वाले क्वेश्चन में d 0 आया तो हम लोगों ने निकाला। थर्ड वाले क्वेश्चन में d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई, तो जब ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हम लोगों को पता है जब ग्रेटर देन 0 आता है d की वैल्यू, तो हम लोगों को जो रूट मिलता है वो कैसा मिलता है, रियल और डिस्टिंक्ट, यानी कि रियल रूट मिलेगा और अलग अलग मिलेगा। तो जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो हम लोग को जो रूट की वैल्यू मिली वो दो वैल्यूज है, रियल है और डिस्टिंक्ट है, यानी दो अलग वैल्यूज मिली है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है, टू इक्वल रूट्स की बात कर रहा है। तो तुमको पता है जब d की वैल्यू 0 होती है तभी जो रूट्स होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल। कम ऑन बॉय, रियल और इक्वल तो तभी होगा ना जब d की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। बताओ बर्बाद बच्चों, जब d की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो जो हमारे रूट्स होंगे वो रियल भी होंगे और इक्वल भी हो रहे होंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि जो फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें k की किस वैल्यू के लिए जो रूट हैं वो दो इक्वल होंगे। दो इक्वल कभी होंगे जब d की वैल्यू 0 हो जाए, और d को तुम लोग लिखते क्या हो, d को लिखते हो b² माइनस 4ac, यानी कि b² माइनस 4ac किसके बराबर हो जाए, 0 हो जाएगा, तभी तो दो इक्वल रूट आ रहा होगा, अरे है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि b² बराबर 4ac हो रहा होगा, तभी तभी जो हमारा रूट है वो इक्वल आ रहा होगा। दो इक्वल रूट तभी आएगा जब b² 4ac के बराबर हो रहा होगा। तो चलो पहले इक्वेशन को पकड़ लेते हैं, पकड़ लो। 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर मैं देखूं इसके ए बी सी की वैल्यू तो इसका a बराबर 2 है, b बराबर k है और c बराबर 3 है। ए बी सी की वैल्यू मिल गई हमें। अच्छा, अब बताओ अगर मुझे इसका d बराबर 0 करना है यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इसका 0 करना है तो मैं b² माइनस 4ac को 0 करूंगा। इसका मतलब कि मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, b² को 4ac के बराबर करना होगा। तो इसका b² क्या है भैया, b² इसका है k², ठीक है। पहले इसको आराम से लिख लेते हैं, मुझे इसका b² 4ac के इक्वल करना होगा। अरे बोलो भैया, b² की जगह मैं लिख सकता हूँ k², 4 a की जगह मैं लिखूंगा 2 और c की जगह लिखूंगा 3, ऐसी बात है बिल्कुल। तो k क्या हो जाएगा, √4 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। यानी कि k हो जाएगा प्लस माइनस, देखो 4 का बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, 2 निकल जाएगा, 2√6। तो k की वैल्यू आएगी प्लस 2√6 और माइनस 2√6, दोनों वैल्यूज पे k की वैल्यू अगर प्लस 2√6 रखो, यानी कि k की वैल्यू अगर तुम प्लस 2√6 रखो या तो माइनस 2√6 रखो, दोनों ही केसेस में ये जो इक्वेशन होगी वो अपने को दो इक्वल रूट दे रही होगी, ठीक है। समझ में आया, बिल्कुल आया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि दूसरा सवाल कह रहा है कि kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसमें भी सेम चीज करना है, वो जानना चाहता है कि कौन से वाले k की वैल्यू पे जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। टू इक्वल रूट्स की बात कर रहा है उसने, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, पहले इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। हो जाएगा kx²
माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब देखो देखो मुझे पता है कि मुझे d की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं तो अपना काम बन जाएगा। d की जगह मैं रखता हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, यानी कि अगर मैं बी स्क्वायर को 4ac के इक्वल कर दूं तो अपना काम बन जाएगा। अच्छा, इस वाले इक्वेशन में abc की वैल्यू हम लोगों ने लिखी नहीं है, लिख लेते हैं। इस वाले इक्वेशन में अगर a की वैल्यू देखो तो कितनी आ रही है, a की वैल्यू देखो तो कितनी आ रही है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। देखो a की वैल्यू है k, b की वैल्यू कितनी है -2k और c की वैल्यू कितनी है +6। वैल्यू रख के देख लो, बी स्क्वायर बोल रहा है यानी कि -2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, यानी 4 इंटू के इंटू सी की जगह क्या रखोगे +6। ठीक है, मल्टीप्लाई करो बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ से निकलेगा 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अच्छा, मल्टीप्लाई यहाँ भी तो करना है, 6 चौके 24, 24k। इस 24k को इधर लेके आ जाओ एकदम इत्मीनान से, तो लिखोगे तुम लोग 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। भैया मुझे तो 4 कॉमन दिख रहा है, मैं तो निकाल लूंगा। एक्चुअली मुझे 4k कॉमन दिख रहा है तो मैं निकालने वाला हूँ 4k इंटू, अगर इसमें से 4k निकाल लो तो एक बचेगा k, माइनस इसमें से 4k निकालोगे तो क्या बचेगा 6k बच जाएगा, 6 बच जाएगा, k भी नहीं बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो, दो नंबर का गुना 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि या तो ये नंबर 0 हो जाए या तो ये नंबर 0 हो जाए। अरे किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा ना। जब दो नंबर का गुना 0 के बराबर है इसका मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है या तो दोनों 0 है। ठीक है, तो एक बार मुझे इसको 0 कर लेने दो, बिल्कुल मत रोकना, कर लेने देना। 4k इज इक्वल टू 0 करना है तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, क्योंकि k चाहिए तो 4 को उठा के नीचे पटक देंगे, 0/4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक बार इस वाले वैल्यू को उठा लेने दो, ठीक है, यानी कि k माइनस 6 को 0 कर लेने दो। यहाँ से क्या आएगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, यानी कि अपने को दो वैल्यूज मिली, एक बार k इज इक्वल टू 0, एक बार k इज इक्वल टू 6। दोनों वैल्यूज को जब हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर रहे होंगे तो जो हमारा इक्वेशन बन रहा होगा उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कितना आ रहा होगा 0 आ रहा होगा। और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा होगा तो आप बच्चे जानते हो जो रूट्स होगा वो रियल भी होगा और दो इक्वल रूट्स भी आ रहा होगा। तो हमारे क्वेश्चन की क्राइटेरिया यही थी। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ऐसा क्या करें, कैसा करें, ऐसा क्या करें कि जो हमारा रूट्स है वो इक्वल आ जाए। तो भैया हम लोग जानते थे ना कि रूट्स इक्वल लाने का फॉर्मूला यही है, कोई जादू की छड़ी थोड़ा ना है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा था कि रूट्स इक्वल लाने के लिए, रियल और इक्वल रूट्स को लाने के लिए हम लोग को डी 0 करना पड़ता था। तो हम लोगों ने चुपचाप मैथ के रूल को फॉलो किया और फॉलो करके आंसर ले आए। और हम लोगों ने बोला कि कैसे करके 0 आएगा रूट अपना, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 करके आ जाएगा। फॉलोइंग मेथड तुम लोग जानते हो, हम लोगों ने किया और के की वैल्यू 0 और 6 मिल गई। पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल वर्ड प्रॉब्लम का है। कह रहा है कि पॉसिबल है क्या, क्या कह रहे हैं, पॉसिबल है क्या, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अच्छा ठीक है, कह रहा है पॉसिबल है तो बताओ, ऐसा पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बना दो जिसका जो लंबाई है, जिसका जो लंबाई है वो दोगुना है उसके चौड़ाई से। तो भैया मैं चौड़ाई को b मान लूं, लंबाई को l मान लूं। कह रहा है कि हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो लेंथ है वो कितना है, 2 गुना है उसके चौड़ाई के, यानी कि l 2 टाइम्स है उसके ब्रेथ के। ठीक है, ये इक्वेशन में दे रखा है अपने को। और कह रहा है जो एरिया है वो किसके बराबर है, जो एरिया है वो किसके बराबर है 800 मीटर स्क्वायर के बराबर है।
अच्छा, रेक्टेंगल का एरिया आप सभी जानते हो कैसा होता है, एल इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, एल इंटू बी, जो कि बराबर है किसके, 800 मीटर स्क्वायर के। ठीक बात है। पहले हम लोगों को पता करना होगा कि पॉसिबल है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग को इक्वेशन निकालना होगा। एल इंटू बी बराबर 800 है। अच्छा, एल की जगह मैं अगर 2b रख दूं, क्योंकि अपने को तो दिया हुआ है ना, एल की जगह मैं अगर 2b रख दूं, ठीक है, ये वाली चीज, तो हमारा काम हो जाएगा। तो एल की जगह इस इक्वेशन में मैं 2b रख रहा हूं, तो 2b इंटू बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 800। अभी यूनिट्स को साइड कर देते हैं, लास्ट में यूनिट ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है चलो। तो इक्वेशन कैसा बनेगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 800। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है बेटा, इक्वेशन ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जानते हो आप बच्चे। तो ये वाला फॉर्म जो इक्वेशन का है उस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो एक बार उसको रीराइट करते हैं इस इक्वेशन को, ताकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख सके। तो तुम लिखोगे 2b स्क्वायर माइनस 0 इंटू बी, या फिर प्लस 0 इंटू बी, कुछ भी कर दो, माइनस 800 इज इक्वल टू 0। अब दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, कहोगे कि अगर a की वैल्यू पूछे तो तुम बोलोगे क्या है, 2 के बराबर है। कह रहा है कि b की वैल्यू कंपेयर करके बताओ, तो तुम बोलोगे b की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है। और पूछेगा अगर c की वैल्यू कंपेयर करके बताओ, तो तुम बोलोगे c माइनस 800 के बराबर है। ठीक है, अच्छा, अब पूछ रहा है कि क्या पॉसिबल है कि नहीं, तो पॉसिबल होने के लिए हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो d बराबर क्या हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर, यहाँ पे b ये वाला b है, ठीक है, इस वाले b को मत समझ लेना, क्योंकि ये तो फॉर्मूले वाला b है। ठीक है, यहाँ पे जो b है वो ये वाला b है। ठीक, अब देखो इक्वेशंस में पुट करते हैं। अच्छा, कहीं कोने में हम लोग abc का वैल्यू भी रख लेते हैं, तुम लोगों को आसानी होगी। इस वाले इक्वेशन को अगर कंपेयर करें हमने, तो हम लोग को a की वैल्यू b की वैल्यू कितनी मिली थी, 0 मिली थी, और c की वैल्यू कितनी मिली थी, माइनस 800 मिली थी। तो हम लोग को बी स्क्वायर माइनस 4ac करना है, तो b का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 गुने a की जगह क्या रखोगे, 2 रखोगे, और c की जगह क्या रखोगे, माइनस 800 रखोगे। ठीक है, बिल्कुल, सॉल्व करके देखो, सॉल्व करके देखो। कह रहा है 0 माइनस 4 दूनी 8, 8 हटी 64। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 6400 हो जाएगा डी की वैल्यू। अच्छा, तुम लोगों को पता चला कि डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई 6400। जैसे ही तुम्हारे कान में ये खबर पड़ी कि डी की वैल्यू 0 से बड़ा है, तुम्हारा कान खड़ा हो गया, और तुम बोल रहे हो भैया जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, तो उस केस में हम लोगों ने पढ़ रखा था कि डी की वैल्यू 0 से बड़ी आने पे जो हमारा रूट्स आएगा वो रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, यानी 2 रियल रूट्स आ रहा होगा। तो तुम लोगों को पता है, अच्छा रूट तो पॉसिबल है, रूट तो पॉसिबल है। इसका मतलब पहला सवाल क्या था कि क्या पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, तो तुम बोलोगे हाँ भैया पॉसिबल है, क्योंकि जो डी का वैल्यू है 0 से बड़ा है। अब बोल रहा है पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेड्थ बता दो। ठीक है, तो सॉल्व करके बता देंगे हम लोग। चलो बताते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारे लिए स्पेस बन जाए। ठीक है, यहाँ पे सही है। अब देखो x12 चाहिए अपने को, ठीक है, x12 चाहिए। x12 का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइड बाई 2 है। डी की वैल्यू रूट अंडर 6400 है, तो अगर तुमको रूट डी की वैल्यू पूछे तो तुम क्या बोलोगे, रूट डी की वैल्यू कितनी है, रूट डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। कोई बात नहीं, यहीं पे करके देख लेते हैं। माइनस बी यानी कि माइनस 0 प्लस माइनस रूट अंडर डी की जगह रूट अंडर 6400 डिवाइड बाई 2 इंटू ए, 2 इंटू ए की जगह क्या रखोगे, 2 रखोगे। चलो पुट करके देखो, रूट अंडर 6400 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 6400 हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 2 इंटू ए यानी 2 गुने 2।
4 से 80 को घटा दो बेटा, 20 बार में जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आई, x12, एक आया +20, प्लस माइनस है ना, तो एक आया +20 या तो -20, ठीक है। ठीक बात है, तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए माइनस वैल्यू सुन के। तुम लोग सोच के देखो, क्या कभी भी यूनिवर्स की कोई भी ताकत लेंथ को निगेटिव में पॉसिबल करा पाएगी? नहीं करा पाएगी। तो कोई भी लेंथ निगेटिव में पॉसिबल नहीं है, इसलिए तुम लोग इस वाले कंडीशन को सिरे से नकार देना कि ना ना ना, ये कैसी गंदी बातें कर रहे हो, -20 तो वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है, हम लोग नहीं सुनते ये सब, ठीक है। अब तुमको क्या पता चला कि x की एकमात्र वैल्यू जो कि एक्सेप्टेबल है वो क्या है, x इज इक्वल टू +20। अच्छा अच्छा, x की जगह हम लोग को यहाँ पे b रखना होगा क्योंकि हम लोग वृत्त निकाल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से वृत्त की वैल्यू आई ना, अपने को वृत्त की वैल्यू आई, तो यहाँ से b की वैल्यू हम लोग को कितनी मिल गई, 20 मिल गई। इस वाले इक्वेशन को अगर देखो तो जो लेंथ था वो कितना था, l इज इक्वल टू 2b था, यानी कि 2 इंटू 20, यहाँ से लेंथ कितना आएगा, 2 इंटू 20 करोगे तो कितना आ जाएगा, 40 मीटर आएगा। यानी कि गिवन क्वेश्चन के अंदर जो अपना लेंथ है वो कितना है, 40 मीटर, और विड्थ कितना है, 20 मीटर। काम बन जाएगा हमारा, सॉल्यूशन आ गया हमारा। पूछ रहा था ना लेंथ और विड्थ बता दो, बता दिया हमने, अब क्या करेगा, अब तो खत्म हो गया सवाल। चलो, आई होप कि मजा आया होगा इस क्वेश्चन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, बोल रहा है कि पॉसिबल है ऐसा। अच्छा देख लेते हैं क्या कह रहा है। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन सुनो क्या कह रहा है। कह रहा है द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years। दो दोस्त हैं, सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर। दो दोस्त हैं जिनके एज का जो सम है वो कितना है, 20 साल है। 4 साल पहले उनके एज का प्रोडक्ट 48 था, ठीक है। मान लो जो दो दोस्त हैं उनके एजेस का जो सम है, एक दोस्त का जो एज है उसको x मान लो और एक जो दोस्त का एज है वो y मान लो, तो दोनों के एज का सम कितना है, 20 ईयर्स। तो दूसरा वाला जो दोस्त है y का जो यहाँ से निकालोगे वैल्यू वो कितना आ जाएगा, 20 माइनस x। यानी कि दो दोस्तों की बात हो रही है। मान लो यहाँ एक टेबल बना लेते हैं, फ्रेंड्स का टेबल बना लेते हैं, फ्रेंड 1 और फ्रेंड, अच्छा इतना क्या लिखना है, F1 F2 कर लेते हैं ना, F1 और F2 दो दोस्तों की बात हो रही है। तो दोनों के एज का सम 20 ईयर है, यानी कि अगर एक दोस्त का जो एज है वो x के बराबर है तो दूसरे दोस्त का जो एज होगा वो y है, और y किसके बराबर है, 20 माइनस x के। ये कौन सा सिचुएशन है, ये प्रेजेंट सिचुएशन है, अभी की बात है। ये कह रहा है कि 4 ईयर अगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वर 48। 4 साल पहले, 4 ईयर अगो जो उसका एज है, अच्छा 4 साल पहले, आज से तुम्हारे 4 साल पहले की एज पूछी जाए तो हो सकता है तुम आज 12-15 साल के हो सकता है कि तुम आज 15 साल के हो। 4 साल पहले की एज पूछी जाए तो क्या बोलोगे, 4 घटाओगे ना, 15 में से 4 घटा के बोलोगे कि अच्छा 4 साल पहले 11 साल एज थी। तो उसी तरह से इसका अगर प्रेजेंट एज x है तो 4 साल पहले इसका एज जो क्या होगा, x से 4 कम हो रहा होगा। उसी तरह से 4 साल पहले जो दूसरा वाला दोस्त है उसका प्रेजेंट एज अभी 20 माइनस x है, तो 4 साल पहले कितना हो जा रहा होगा, 4 कम हो रहा होगा, तो 20 माइनस x माइनस 4। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 माइनस 4 करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस 4। अब सुनो कहानी कहाँ पे है, कहानी यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। कब, 4 साल पहले। तो 4 साल पहले उन लोगों का एज था x माइनस 4 और सॉरी ये वाला 16 माइनस x होगा, ठीक है, x माइनस 4 और 16 माइनस x। 4 साल पहले उन लोगों का ये एज था, दोनों के एज को जब गुना करोगे तो कितने के बराबर आना चाहिए, 48 के बराबर। तो गुना करो, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x इज इक्वल टू 48, है ना, ठीक है।
लेट्स मल्टीप्लाई x इंटू 16 16x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 16 माइनस 64, माइनस 4 इंटू माइनस एक्स प्लस 4x इज इक्वल टू 48। ठीक है, अच्छा सबको उधर भेज दो। अच्छा ये देखो इसमें कुछ ऐड हो रहा है, ये 4x और 16x जुड़ जाएगा 20x हो जाएगा, उधर जाए तो माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये जोड़े अभी तो 20x आया, उधर भेजोगे तो माइनस 20x। अच्छा ये प्लस 64 हो जाएगा जब उधर जाएगा तो प्लस 64 प्लस 48 कितना हो जाएगा 60 40 100 और 8 4 12 कितना हो जाएगा प्लस में 112 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पूछ रहा है कि क्या फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है, इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मिल गया है। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले हम लोग को ए बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए, हम लोग को ए बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो यहाँ से निकाल लो ए बी सी की वैल्यू कितनी है। देखो अगर हमसे ए की वैल्यू पूछे तो हम लोग बोलेंगे यहाँ कुछ नहीं है, तो ए की वैल्यू यहाँ 1 है, कोफिशिएंट कुछ नहीं मल्टीप्लाइड है तो वो 1 मानते हैं हम लोग। यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है -20 और सी की वैल्यू कितनी है +112, तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू है -20, सी की वैल्यू है +112। डिस्क्रिमिनांट निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि -20 का स्क्वायर करोगे, -4 इंटू ए इंटू सी, ए की जगह 1 और सी की जगह 112। हाँ हाँ बिल्कुल, -20 का स्क्वायर करोगे 400 आएगा। अरे बोलो बोलो भैया, बोलो डोरेमोन, अगर 112 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 448। तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू यहाँ से आएगी तुमको 48 माइनस साइन के साथ। ठीक है, तुमको एक बात समझ में आई होगी क्या, कि डी की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है। जब भी डी की वैल्यू लेस देन 0 आ रही होगी तो तुम लोग जानते हो जो यहाँ पे केस बन रहा होगा वो कैसा बन रहा होगा, नॉट ए रियल सॉल्यूशन का, यानी कि इमेजिनरी सॉल्यूशन का। अच्छा ठीक है, यानी कि रियल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डी की जो वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आया, यानी कि रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। सवाल में पूछा क्या था तुमसे, सवाल में पूछा था कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। भैया रियल सिनेरियो में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे जो सॉल्यूशन है वो नॉट अ रियल सॉल्यूशन है, तो क्या बोलोगे, नो द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, उसी तरह हम लोग बोल देते हैं कि भैया डी की वैल्यू लेस देन 0 है, जो कि एक रियल सॉल्यूशन नहीं है, इमेजिनरी सॉल्यूशन है, तो रियल सिनेरियो में तो ये हो नहीं रहा होगा। सो वी विल से कि नो दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बढ़े आगे अगले सवाल की तरफ। सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि इज इट पॉसिबल, अच्छा पूछ रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर होगा। ठीक है, 80 मीटर होगा यहाँ पे, एंड एरिया है 400 मीटर स्क्वायर, सो दैट लेंथ, अगर पॉसिबल है तो उसका लेंथ और ब्रेड्थ निकाल दो। कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्या पॉसिबल है एक ऐसे पार्क को डिजाइन करना जिसका, मान लो ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, जिसका जो पेरीमीटर है वो 80 मीटर के बराबर है। पेरीमीटर यानी कि परिधि, यानी कि घूमोगे तो कितना हो जाएगा रेक्टेंगल का पेरीमीटर, 2 इंटू एल प्लस बी, किसके बराबर बोल रहे हैं 80 मीटर के बराबर बता रहे हैं, मान लेते हैं उसकी बात को। ठीक है, पूछ रहा है कि पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। एरिया यानी कि एक और कंडीशन दे दिया, एरिया यानी कि एल इंटू बी कितना है 400 के बराबर है। क्या ये पॉसिबल है केस, देखते हैं, देख लेते हैं। देखो 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 80 मीटर, इस वाले को लेके चलो, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में उधर भेज दोगे डिवाइड चला जाएगा, तो एल प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा 80/2, यानी कि एल प्लस बी कितने बराबर 40 के बराबर। यहाँ से तुम अगर एल निकाल लो तो क्या हो जाएगा 40 माइनस बी के बराबर। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 माइनस बी आ जाएगी। ठीक, इस वाले एल की वैल्यू को उठा के इस वाले इक्वेशन में पटक दो। चलो देखो,
कह रहा है L इंटू बी इज इक्वल टू 400, क्योंकि एरिया दे रखा है हम लोगों को। L इंटू बी इज इक्वल टू 400। अच्छा, L की जगह हम लोग रख सकते हैं 40 माइनस बी, 40 माइनस बी इंटू बी। L की जगह हम लोगों ने 40 माइनस बी रख दिया, ठीक है, क्योंकि आया हुआ था अपना। इंटू बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400। मल्टीप्लाई करो, इसको उठा के इसमें मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 40 इंटू बी 40 बी, इसको उठा के इससे कर लो, माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा माइनस 40 बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ठीक है, अब क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता है कि इस तरह से सुंदर फॉर्म में इक्वेशन दिखनी चाहिए, और हमारा इक्वेशन बंदर वाले फॉर्म में है, तो हम लोग इसको सुंदर वाले फॉर्म में लेके जाएंगे। तो माइनस बी स्क्वायर को उधर लेके जाओ, प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस 40 बी को उधर लेके जाओ, माइनस 40 बी बन जाएगा, ठीक है, प्लस 400 इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक, पूछ रहा है पॉसिबल है कि नहीं, तो पहले पॉसिबल है कि नहीं ये निकाल लो। अच्छा, पॉसिबल है कि नहीं निकालने के लिए हम लोग को डी निकालना पड़ता है, डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू हो जाती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, ये वाला बी नहीं, अब देखो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो डेटा में। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस वाले इक्वेशन में, देखो, और ए बी और सी की वैल्यू बताओ, बताओ ए बी और सी कितना हो रहा होगा, बताओ देख के, कुछ तो करो डोरेमोन। ए की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसके कोएफिशिएंट में कितना है 1 है, ए की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी -40 और सी की वैल्यू हो जाएगी +400। ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी -40, सी की वैल्यू हो जाएगी +400। ठीक है, निकालो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि -40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, ए की जगह 1 और सी की जगह +400। अच्छा, 40 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इसलिए बाहर में प्लस ही आया, 1600 माइनस 4 चौके कितना हो जाएगा 16, डबल जीरो यहाँ भी आ जाएगा, 1600 माइनस 1600 कितना हो जाएगा, कट पीट के दोनों घट के कितने आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई 0। डी की वैल्यू अगर 0 या 0 से बड़ी हो तभी रूट्स पॉसिबल हैं, यानी कि ये वाला सिनारियो पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि डी का जो वैल्यू है कितना आया 0 या 0 से बड़ा आया, जो कि बिल्कुल 0 के बराबर है। तो पूछ रहा है क्या ये पॉसिबल है डिजाइन करना रेक्टेंगुलर पाथ का इस तरह का कंडीशन का, तो तुम बोलोगे हाँ पॉसिबल है। अब पूछ रहा है अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेड्थ बता दो। तो लेंथ ब्रेड्थ बताने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, अपना जो ब्रह्मास्त्र है उसी को यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला होगा x नहीं, यहाँ पे हम लोग ब्रेड्थ निकाल रहे हैं ना, तो b बोल देते हैं, b12 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ठीक है, माइनस बी का बात कर रहा है, तो माइनस तो लगाओगे ही, और b की जगह क्या रखोगे -40 प्लस माइनस रूट अंडर डी। अच्छा, d की वैल्यू 0 आई है, तो रूट अंडर 0 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की जगह क्या पे आएगा, ए की जगह क्या आएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। अच्छा, सॉल्व करो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, समझदार हो तुम लोग, 40 प्लस माइनस, अच्छा रूट 0 की वैल्यू 0 ही तो होगी, 40 प्लस माइनस 0 डिवाइड बाई 2। ठीक है, सॉल्व करके देखो कितना आ जाएगा 40/2, काट पीट के देखो अच्छा लगता है, मार दो इसको, कितना आएगा 20। यानी कि जो अपने वृत्त की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 20। एक्चुअली में जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और रिपीटिंग होंगे, यानी कि वृत्त का वैल्यू 20 आ रहा होगा। जैसे ही हम लोगों को पता चल गया, जैसे ही हम लोगों को पता चलेगा कि b की वैल्यू कितनी आ गई है 20 आ गई है, उस b की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में पटक दो, l की वैल्यू निकल जाएगी। l इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग को ये पता चल गया ना, यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि b की वैल्यू कितनी है 20 है। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है 20 है, उस इक्वेशन को उठा के यहाँ पे रख दो, l इज इक्वल टू 40 माइनस बी, यानी कि 40 माइनस 20 कितना आ गया, l की वैल्यू 20 आ गई। इसका मतलब पहले तो पूछा केस पॉसिबल है या नहीं, तो तुम लोग डी निकाल लिए, डी निकाले 0 आया, 0 से बड़ा आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, तो हमारा काम बन जाता।
तो क्योंकि 0 आया तो हमारा काम बन रहा था। तो हम लोगों ने बोला हाँ भाई पॉसिबल है। बोला अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेड्थ बता दो। तो तुम लोगों ने फिर वो ब्रह्मास्त्र लगाया अपना B12 वाला। इसको तुम लोग और भी मेथड से बना सकते थे, यहाँ से कॉमन निकाल के फैक्टराइजेशन और ये सब से यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व हो जाता। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है तुमको कैसे करना है, तुमको क्या आसान पड़ रहा है। ठीक है, एग्जाम में तुम अपने कॉमन सेंस से यूज करने वाले हो कि तुमको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है या फिर इस तरह के फॉर्मूले को डायरेक्ट तुम लगा रहे होगे। ठीक है, ये बिल्कुल तुम्हारे इंट्यूशन पे है, तुमको जिसमें मजा है, कोई रोक टोक नहीं है। अनटिल एंड अनलेस पेपर में ये मेंशन ना हो कि ये वाला क्वेश्चन तुमको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है या फिर डिस्क्रिमिनेंट मेथड से करना है, तब तक तुम लोग फ्री हो, तुम लोग अपने हिसाब से कोई भी यूज कर सकते हो। तो चलो हम लोगों को यहाँ फाइनली जो आंसर मिला वो क्या मिला, मिला कि L की वैल्यू कितनी है 20 मीटर और B की वैल्यू कितनी है 20 मीटर। ठीक है, दैट्स ऑल, सॉर्टेड, चैप्टर खत्म हो गया। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर खत्म हो गया। इस वाले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा क्या, चलो एक बार क्विक रिकैप करते हैं और फिर वीडियो को वाइंड अप करते हैं। पहले हम लोगों ने सीखा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। हम लोगों ने जाना जनरलाइज फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x² + bx + c = 0। वहां से हम लोगों को पता चला कि नेचर ऑफ रूट्स मतलब जो रूट्स आएंगे वो किस प्रकार के आएंगे, उसके लिए हम लोग एक टूल का इस्तेमाल करते हैं। उस टूल का नाम है डिस्क्रिमिनेंट और उसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, अब हम लोगों को पता है अगर नेचर ऑफ रूट की मदद से अगर रूट निकालना हो तो तुम करोगे -b ± √d/2 है और उसी फॉर्मूला को रख के हम लोग रूट्स निकाल रहे होंगे। फिर हम लोगों ने सीखा कि जब d बड़ा हो 0 से तो रूट्स हमारे रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, जब d 0 के बराबर हो तो रूट्स हमारे रियल और इक्वल होंगे। अब जब d 0 से छोटा हो तो जो हमारे रूट्स हैं वो इमेजिनरी हो रहे होंगे, यानी कि रियल रूट्स नहीं हो रहे होंगे। अगले बहुत सारे स्लाइड्स में हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा ये तीनों कंडीशंस का। फिर हम लोगों ने क्वेश्चंस करे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.3 के। इस तरह से हम लोगों ने ढेरों सवाल लगाए और इस कॉन्सेप्ट को पक्का कर लिया। बाकी तुमको प्रैक्टिस करने की जरूरत है ताकि तुम आबाद हो जाओ, बर्बाद ना रहो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।